नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के युद्ध पर आधारित है, जिसे हमने विभिन्न शोधात्मक तथ्यों के आधार पर बनाया है, जो आपको यूपीएससी सहित विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव अपनी पुस्तक भारत का इतिहास में लिखते हैं कि जिन राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ विवाह संबंध स्थापित किए थे, अकबर ने उन्हें अपना संबंधी समझा और वे राजपूत जो 350 वर्षों से दिल्ली के तुर्कों से जूझते आए थे, अब वे मुगलिया हुकूमत के समर्थक और क्षेत्र विस्तार का साधन बन गए। हालांकि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को फरवरी 1568 ईस्वी में बादशाह अकबर ने प्रताप के राजा बनने से पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था, पर राज्य का बड़ा भाग अब भी राणा उदय सिंह के कब्जे में ही था। कर्नल टॉड ने उदय सिंह को एक सुयोग्य पिता का अयोग्य पुत्र कहकर उनकी अवहेलना की थी। महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर की लेखिका रीमा हुजा बताती हैं कि राणा उदय सिंह द्वितीय ने 20 से अधिक शादियां की थी। राणा प्रताप उनके सबसे बड़े पुत्र थे। राणा उदय सिंह प्रताप को कीका कहकर संबोधित करते थे। महाराणा प्रताप के 25 भाई और 20 बहनें थीं। उधर 28 फरवरी 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह का देहांत होने से पहले ही उन्होंने अपने 9वें पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जबकि प्रताप उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। जब उदय सिंह द्वितीय का देहांत हुआ तो प्रताप उन्हें मुखाग्नि देने तक नहीं गए। जब प्रताप के मामा अखईराज और ग्वालियर के शासक राम सिंह तंवर, जो उस समय मेवाड़ में ही रह रहे थे, को राजकुमार जगमाल अंत्येष्टि स्थल पर नहीं मिले, तो उन्होंने उनके बारे में लोगों से पूछा, तो पता चला कि इस समय वो राजमहल के अंदर हैं और वहां उनके राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। दोनों तुरंत ही राजमहल गए। वहां जगमल महाराणा उदय सिंह की गद्दी पर बैठे हुए थे। उन दोनों ने जगमाल के हाथ पकड़कर गद्दी से उतार दिया और प्रताप को राणा बनने के लिए मनाया और बेहद साधारण तरह से राणा प्रताप का राज्याभिषेक शहर के बाहर बावड़ी के एक पत्थर पर कर दिया गया। महाराणा बनते ही प्रताप ने अकबर से संघर्ष की तैयारियां शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने राज्य की खड़ी फसलों को नष्ट करना तथा जल स्रोतों को बर्बाद करवाना शुरू कर दिया, ताकि मुगल सेना को रसद सामग्री प्राप्त न हो सके। साथ ही प्रताप ने ऐलान किया कि जब तक वे चित्तौड़ पर दोबारा कब्जा नहीं कर लेते, तब तक सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे और पलंग की जगह जमीन पर घास बिछाकर सोएंगे। महाराणा प्रताप भीतरा घात से सशंकित थे, क्योंकि उनका छोटा भाई शक्ति सिंह अपने पिता उदय सिंह के जीवित रहते ही मेवाड़ छोड़कर अकबर की नौकरी बजा रहे थे और अकबर के वजीफे पर जीवित थे। अब जगमल को अकबर ने जहाजपुर की जागीर तोहफे में दे दी थी। उधर अकबर भी राजपुताने के केंद्र मेवाड़ को अपने अधीन करने का उतना ही ख्वाहिशमंद था जितना कि महाराणा। अकबर ने प्रताप को मुगल दरबार में हाजिर होने तथा जागीरदारी संभालने संबंधी निमंत्रण देकर जलाल खान कुर्ची को भेजा, जिसे राणा ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मानसिंह कछवाहा भगवान दास कछवाहा को राणा के पास भेजा गया। तब राणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया, जिसे बादशाह अकबर ने अपनी तौहीन समझा। वो चाहते थे कि महाराणा प्रताप खुद मुगल दरबार में आकर हाजिरी लगाते और सर झुकाकर तस्लीम करते। अब अगला प्रस्ताव टोडरमल लेकर गए।
पर वह भी राणा को मनाने में नाकामयाब हो गए। मंसूबे नाकामयाब होने के बाद अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया। महाराणा ने अपनी राजधानी गोगुंडा को बना रखा था। अकबर ने चिर परिचित वंशानुगत विरोधियों सिसोदिया तथा कछवाहों को आमने सामने कर दिया और इसके लिए अकबर ने राजा मानसिंह कछवाहा को सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया। मानसिंह ने अपना मुख्यालय मंडलगढ़ को बनाया। मानसिंह कछवाहा भी अपमान की अग्नि में जल रहे थे। कर्नल जेम्स टॉड अपनी पुस्तक एनल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखते हैं कि अप्रैल 1573 में डूंगरपुर के राजा अस्करण को हराकर जब अकबर के सेनापति मानसिंह मेवाड़ पहुंचे तो महाराणा प्रताप ने उनके सम्मान में उदय सागर झील के किनारे एक शाही भोज दिया, जिसमें पेट दर्द का बहाना बनाकर राणा प्रताप शामिल नहीं हुए। लेकिन मानसिंह जिद पर अड़े थे कि थाली राणा खुद लगाएंगे, तभी भोजन करेंगे। प्रताप ने इनकार करते हुए कहा कि वे ऐसे राजपूत के साथ भोजन नहीं करेंगे जिसने अपनी बुआ की शादी तुर्कों में कर दी। जबकि अमर काव्य वंशावली के लेखक राज रत्नाकर रणछोड़ भट्ट ने लिखा कि जब मानसिंह बीच में ही भोजन छोड़कर उठने लगे तो प्रताप ने कटाक्ष किया कि उन्हें अपने फूफा अकबर के साथ भोजन के लिए आना चाहिए था। मानसिंह के जाते ही प्रताप ने सभी बर्तनों को धुलवाया जिसमें उन्हें खाना परोसा गया था। हालांकि यह कृत्य महाराणा प्रताप की प्रकृति से मेल नहीं खाता। इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव अपनी पुस्तक भारत का इतिहास में लिखते हैं कि महाराणा ने सीमित संसाधनों को एकत्रित कर उस आदमी का सामना करने का निश्चय किया जो धरती के पर्दे पर सर्वाधिक संपन्न और समृद्धशाली शासक गिना जाता था। 18 जून 1576 को प्रताप ने गोगुंडा से चलकर खमनौर गांव के पास हल्दी घाटी के मैदान में डेरे डाल दिए। अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक मुंतखाब-उत-तवारीख के दस्तावेजों के अनुसार महाराणा प्रताप के पास 3000 से अधिक घुड़सवार तथा सरदार पुंजा के नेतृत्व में 400 भील धनुर्धारी ही थे। जदुनाथ सरकार और सतीश चंद्रा ने मुगल सेना को 5 से 10,000 के बीच आंका है। साथ ही राणा के घोड़े चेतक की वीरता के किस्सों को भी अतिरंजित माना है। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखाब-उत-तवारीख में लिखा था। वह लिखता है, मानसिंह की सेना में 4000 कछवाहा सैनिक थे तथा 1000 अन्य जात के हिंदू सैनिक थे, जबकि 5000 मुगल शाही सेना के मुसलमान थे। वहीं राणा प्रताप के पास पैदल सेना, आग्नेयास्त्र तथा भारी तोपें नहीं थी, पर वो हल्की तोपों के साथ हल्दी घाटी के मुहाने पर तैनात थे और छोटे से सकरे दर्रे को घेर कर खड़े हुए थे। राणा के घुड़सवारों का नेतृत्व हकीम खां सूर ने किया। उनकी मदद भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौर आदि ने की थी, जबकि दाई टुकड़ी का नेतृत्व ग्वालियर के रामशाह तंवर और भामा शाह ने किया था। बायां भाग बीदा झाला के नेतृत्व में था, जबकि राणा ने बीच के भाग का नेतृत्व खुद ही संभाल रखा था। वही मुगल सेना में सबसे आगे सैयद हाशिम बारा खड़ा हुआ था, जो जगन्नाथ कछवाहा और आसफ खान को मदद दे रहा था। कोतल दस्ते का नेतृत्व माधव सिंह कछवाहा ने किया। बायां अंग सैयदों के हाथ में था तो दायां काजी खां और लूनकरण की अधीनता में था और मध्य भाग में मान सिंह खुद तैनात थे। युद्ध की पहल महाराणा प्रताप ने ही की थी। उनका आक्रमण इतना जबरदस्त था कि मान सिंह का दायां और मध्य भाग का दस्ता खतरे में पड़ गया। आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि राणा के पास कोई रिजर्व दस्ता नहीं था जो इस सफलता का लाभ उठा पाता। महाराणा ने मध्य भाग पर हाथियों से जोरदार हमला किया, पर दूसरी ओर से
आती तीरों और गोलियों की बौछारों ने सिसोदिया वीरों के छक्के छुड़ा दिए थे। बदायूनी लिखता है कि आसफ खान ने नजदीकी युद्ध के दौरान भयंकर गोलीबारी का हुक्म दिया था और कहा था कि राणा की तरफ का राजपूत मरे या मानसिंह की तरफ का, भला इस्लाम का ही होगा। तुम्हें काफिरों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें गोलीबारी बंद नहीं करनी है। ग्वालियर का राजा राम सहाय तंवर महाराणा की ढाल बना हुआ था, जिसे जगन्नाथ कछवाहा ने कत्ल कर दिया। तभी मेहतर खान ने यह अफवाह उड़ाई कि मानसिंह की मदद को अकबर अजमेर से आ रहा है। इतना सुनते ही महाराणा को शाही फौज ने घेर लिया। एक के बाद एक कई वार राणा पर हुए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब प्रताप किसी भी वक्त मार दिए जाएंगे। बिना वक्त गवाए बीदा झाला ने महाराणा का ताज अपने सिर पर रख लिया और शत्रुओं को चकमा देते हुए महाराणा होने का ऐलान कर दिया। पर बीदा झाला भी ज्यादा देर तक युद्ध का संचालन नहीं कर सके और पहचान लिए गए। उन्हें घेर कर कत्ल कर दिया गया। उधर महाराणा के वफादार सैनिक घायल महाराणा को युद्ध मैदान से सुरक्षित स्थान पर भगा ले गए। अब राणा की सेना की हिम्मत टूट गई और वो भाग गई। महाराणा की आधी सेना मारी जा चुकी थी। अबुल फजल और निजामुद्दीन अहमद के मुताबिक 150 मुगल मारे गए, जबकि 350 घायल हुए और 500 मेवाड़ी मारे गए। जबकि अब्दुल कादिर बदायूनी युद्ध में 500 लोगों के मारे जाने की पुष्टि करता है, जिसमें 120 मुसलमान थे। वहीं मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के इतिहासकार के.एस. लाल लिखते हैं कि मध्ययुगीन भारत में हिंदू अपने मुस्लिम आकाओं के लिए सैनिक के रूप में बड़ी संख्या में मारे गए। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि भागते हुए महाराणा का पीछा थके हुए मुगलों ने बिल्कुल नहीं किया। यही नहीं, मुगलों को बड़ा डर था कि कहीं राणा प्रताप रात में ही उन पर छापा न मार दें। वे रात भर जागते रहे और अगली सुबह अपनी सफलता की गहराई को नाप नहीं सके। गोगुंडा पर मानसिंह का अल्पकालीन कब्जा रहा और अकबर ने गुस्से में आकर मानसिंह को वापस बुला लिया। बदायूनी अपनी पुस्तक मुंतखाब तवारीख में लिखता है कि वह खुद महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को साथ लेकर बादशाह अकबर के सामने हाजिर हुआ और उसे जंग जीतने की मुबारकबाद दी। लेखिका रीमा आहूजा लिखती हैं कि घायल चेतक को दिल का दौरा पड़ा और वह मर गया। वहीं राणा के घायल सैनिकों का इलाज कोलियारी में किया जा रहा था। 1596 में शिकार खेलते हुए महाराणा को भयंकर चोट लगी, जिससे वे कभी उबर नहीं पाए और 19 जनवरी 1598 को मात्र 57 वर्ष की उम्र में प्रताप की मृत्यु हो गई। अकबर को यह खबर लाहौर में उनके दरबार में दी गई। वहीं अकबर के दरबार में राजस्थान के प्रसिद्ध कवि दुर्सा आढ़ा मौजूद थे, जो मौकाए वारदात पर ही तुरंत काव्य कर दिया करते थे। राणा की मौत का समाचार मिलने पर उन्होंने दरबार में खड़े होकर पढ़ा, असले गो अड़दाग पाग ले गो अड़नामी, गो आड़ा गवड़ाए जी को बहतो गुरवामी। अर्थात तुमने कभी अपने घोड़े पर शाही दाग नहीं लगने दिया, ना ही पगड़ी को झुकने दिया। तुमने शाही झरोखे के नीचे कभी अपनी इल्तिजा नहीं की। तुम कभी नवरोज में बादशाह से मिलने नहीं आए। आज जब तुम्हारी मृत्यु का समाचार दरबार में आया है तो देखो, बादशाह का सिर झुका है, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, उसने दांतों तले अपनी जुबान दबा ली है। तुम जीत गए प्रताप। अकबर ने कविता सुनने के बाद दुर्सा आढ़ा को इनामो इकराम से बख्शा था। यह सच है कि महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर दोनों ने न कभी एक दूजे को रूबरू देखा था और न ही कभी उनका आमना सामना हुआ था।
हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और आमेर के मानसिंह कछवाहा के मध्य लड़ा गया था, जो कि सिसोदिया बनाम कछवाहा था। यह निर्णायक युद्ध नहीं था जो न किसी की हार और न किसी की विजय का निर्धारण करता है। महाराणा प्रताप अपनी खोई हुई भूमि को वापस पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्हें साम्राज्य विस्तार का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। बावजूद इसके वे मध्यकालीन राजपूत इतिहास में ध्रुव तारे की तरह विद्यमान रहेंगे। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।